बच्चा एग्जाम की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चा अब करंट के कुछ ही लेक्चर बचे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, नहीं ये रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है, लाइव है मौसम यादव, ये रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से चल रही होगी। एक खास पैटर्न को बना के आप अपने स्टडी को कर रहे होंगे। बच्चा अब यहां से अगर देखा जाए तो समय भी काफी कम है एग्जाम के लिए। शायद 19 तारीख को आप लोग की सेंटअप एग्जाम भी है और वहां से कुछ ही दिन बच जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई को नहीं रोकना है, पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी, तो ही आप अच्छे जगह जा सकते हो, अच्छा कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो चलो ठीक है, आज का टॉपिक जो है वो एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण है और आगे के लिए भी, आगे जो क्लास आप पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे, तो वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों आज का टॉपिक नेम है सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो बच्चा आज का टॉपिक है सेलों का संयोजन या सेलों का समूहन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, या इसी को बोल सकते ऑफ सेल। तो बच्चा बिना देर किए हुए सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक नेम ले लेते हैं। तो बच्चा आज का जो टॉपिक नेम है वो है सेलों का संयोजन। तो अगर किसी बच्चों को पता है कि सेलों का संयोजन किसे कहते हैं तो कमेंट करके बताओ, सेलों का संयोजन क्या है, मतलब सेलों के संयोजन किसे कहते हैं। इतनी बातें तो बता ही सकते मेरे। सेलों का संयोजन, या इसको आप कह सकते हो सेलों का समूहन, सेलों का संयोजन या सेलों का समूहन, सेलों का संयोजन या सेलों का समूहन। ठीक है भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है बच्चा, सेलों के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो बच्चा हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी बोल सकते हो, और मेरे भाई मेरे बच्चों को हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स भी बोलते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आप बताओगे सेलों का संयोजन किसे कहते हैं? डरना नहीं है, एग्जाम से तो डरने की जरूरत नहीं बच्चा, मेहनत करना। ठीक है, डरने के बजाय अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा होगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी समय है, अच्छे से मेहनत करो, अभी काफी समय है। ठीक है बच्चा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, देखो बच्चा सिंपल उपाय है, संयोजन का मतलब ही होता है जोड़ना। देखो वहां पे एक बच्चा ने जवाब दिया और शायद बिल्कुल सही जवाब है। सेलों का संयोजन मतलब दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ने की क्रिया को सेलों का संयोजन कहते हैं। सेलों का संयोजन किसे कहते हैं मेरे भाई? दो या दो से अधिक सेलों को, दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ने की क्रिया को सेलों का संयोजन कहते हैं। यह बात याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, दो या दो या दो से, दो या दो से, दो या दो से अधिक सेलों को, दो या दो से अधिक सेलों को, दो या दो से अधिक सेलों को आपस में, आपस में, दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ने की क्रिया को, आपस में जोड़ने की क्रिया को, दो या दो से अधिक सेलों को, दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ने की क्रिया को सेलों का, आपस में जोड़ने की क्रिया को सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन, क्या बच्चा इसी को आप कह सकते हो सेलों का समूहन, सेलों का समूहन कहते हैं। बच्चा इसको सेलों का संयोजन या सेलों का समूहन कहते हैं। तो बच्चा अब जल्दी से मेरे बच्चों, मेरे भाइयों कमेंट करके बताओ
कि ये आपको परिभाषा आराम से समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बच्चा कमेंट करके बताओ कि क्या ये डिफिनेशन, ये परिभाषा बच्चा आपको समझ में आया? दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ने की क्रिया को सेलों का संयोजन या सेलों का समूहन कहते हैं। बच्चा इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है बच्चा, इतना क्लियर है ना, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, याद भी है, देखो बनर्जी को समझ में आ गया, सिद्धार्थ को याद भी है। बच्चा बताओ सेलों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? तो देखो बच्चा, ऐसे तो सेलों का संयोजन 3 प्रकार से होता है। सेलों का संयोजन 3 प्रकार से होता है, लेकिन बच्चा आपके सिलेबस में, बच्चा आपके सिलेबस की अगर बात करें तो 2 ही पढ़ना है। आपके सिलेबस में 2 ही पढ़ना है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, सिर्फ 2 संयोजन आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसे एक मिश्रित क्रम भी होता है। ठीक है, तो सेलों का पानी मंगा, सेलों का संयोजन निम्नलिखित, सेलों का संयोजन निम्नलिखित प्रकार, निम्नलिखित प्रकार का होता है। बच्चा निम्नलिखित इसलिए हमने लिख दिया, हाँ यहां पे निम्नलिखित इसलिए लिख दिया क्योंकि ऐसा एक्चुअली बोले तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन भाई? तो श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और एक होता है मिश्रित क्रम संयोजन। लेकिन अगर आपके सिलेबस की बात करें बच्चा तो सिर्फ 2 पढ़ना है। कौन कौन भाई? तो श्रेणी क्रम समांतर। ये बातें समझ में आ रही है? तो इसलिए हमने सिर्फ लिख दिया कि सेलों का संयोजन निम्नलिखित प्रकार का होता है। अब बच्चा कौन कौन? 1 नंबर पे देख लो, श्रेणी क्रम संयोजन। 1 नंबर पे कौन है बच्चा? तो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। बच्चा इसको हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। बच्चा इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जी? तो सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा है बच्चा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन। इसको बच्चा हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हो गया बच्चा। ऐसे तीसरे पे हमने स्टार लगा दिया है, ये आपको पढ़ना नहीं है। तीसरे पे हमने स्टार लगा दिया है लेकिन इसको पढ़ना नहीं है बच्चा। और तीसरे में है मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिश्रित क्रम संयोजन यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिश्रित क्रम संयोजन यानी मिक्स कॉम्बिनेशन। तो बच्चा इसको आप नहीं भी पढ़ोगे, ये वाला जो मिश्रित क्रम संयोजन है ये आपको नहीं पढ़ना है आपके 12th सिलेबस में। तो जैसा कि आपको पता है बच्चा कि हम लोग क्रैश कोर्स में अभी जुड़े हुए हैं, तो ये जब आता ही नहीं है, आपके सिलेबस में दिया नहीं है, तो स्पष्ट है कि हम इसकी चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम 2 ही आपको बताने वाले हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। अगर बच्चा आपको लग रहा होगा कि नहीं सर ये दिया होगा, तो बच्चा आप एनसीईआरटी का सिलेबस जाके देख लीजिए। ठीक है, सही था। आप बार बार बच्चा टेस्ट के लिए पूछ रहे हो, आपके लिए बता दें 19 को गवर्नमेंट का टेस्ट होने वाला है, वो खुद आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सेंटर एग्जाम है, तो आप उसकी तैयारी करो ना, उसकी तैयारी करो। ठीक है, फिजिक्स की सिलेबस थोड़ा बड़ा है भाई, अगर इस डेट करेंगे तो फिर ये कंप्लीट नहीं होगा, फिर छोड़ छोड़ के करना पड़ेगा। और हम चाह रहे हैं कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दे दे। तो जब ये सब चीजें क्लियर होगी ना बच्चा, तो आप ऑब्जेक्टिव वगैरह कर लोगे। ऐसे कल या परसों में हम ऑब्जेक्टिव एक लगा देते हैं ऑनलाइन, आपका देख लीजिए। क्लास के अलावा वो ले लेंगे, ठीक है बच्चा, क्लास भी चलेगा वो भी ले लेंगे। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, सेलों के समूह को, सेलों के समूह को बच्चा बैटरी कहते हैं, सेलों के समूह को
बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को क्या कहते हैं बच्चा? तो बैटरी कहते हैं। मान लो कहीं आपसे कोई पूछ दे कि सेलों के समूह को क्या कहते हैं, तो बोलना बच्चा बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को क्या कहते हैं बच्चा? बैटरी कहते हैं। अब एक सवाल आपसे बच्चा, ये फर्स्ट पेज आपका हो गया। क्या अभी तक हम जितना आपको बताए सब अच्छे से आ गया? बोलो बच्चा, क्या ये सारी बातें बच्चा आपको समझ में आ गया? हाँ, बैटरी कहते हैं। आप बस इतना बता दो कि क्या ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्या? बोलो जल्दी से बोलो बच्चा, ये सब सारी चीजें समझ में आ गई? हाँ या ना? जल्दी से कमेंट करो तो हम आगे बढ़ेंगे ना। यस सर, यही कमेंट करो। जब क्वेश्चन करते हो तो कमेंट करके बता दो। देखो बच्चा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या पढ़ने वाले बच्चों? श्रेणी क्रम संयोजन। ये किसका श्रेणी क्रम पढ़ रहे हैं बच्चा? तो सेलों का। किसका संयोजन पढ़ रहे हैं? सेलों का श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। ये 5 नंबर में पूछता है। इस सेलों के संयोजन से क्या समझते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन की व्याख्या करें। ये पूरा क्वेश्चन बच्चा 5 नंबर का होता है। अगर शॉर्ट पूछने का मन करेगा, ये पूछ सकता है कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की व्याख्या करें। अब बच्चा सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ पे हम सेल बना देते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा, तो यहाँ पे आपको सेल लेना है। अब बच्चा हम यहाँ पे एक संयोजन बना रहे हैं। ऐसे तो बच्चा ये देखने के लिए 3 सेल है, लेकिन हम इनके नंबर को n मानने वाले। इनके नंबर को कितना मानने वाले बच्चा? n सेल मानने वाले। ठीक है, इनके नंबर को तो हम n सेल मान के आपको पढ़ाने वाले हैं। कितने सेल मान के पढ़ाने वाले हैं? n सेल। अब देखो बच्चा, बीच में हमने डॉट डॉट ले लिया n सेल बनाने के लिए। ये बच्चा अब यहां पे एक बाह्य परिपथ जोड़ देते हैं और उस बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R मान लेते हैं। इस बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कितना मान लेते हैं बच्चा? कैपिटल R। ये प्रत्येक सेल के अंदर एक प्रतिरोध होगी, तो हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बच्चा जो सेल का अपना प्रतिरोध होता है उसको हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और बच्चा यहां से पॉजिटिव प्लेट से करंट आएगी और इस तरीके से यहां पे करंट आएगा। ठीक है बच्चा, अब करंट को हमने I मान लिया। ये करंट इसमें चल रहा है, I करंट चल। इसका विद्युत वाहक बल बच्चा हमने E1 मान लिया। इसका बच्चा हमने E2 मान लिया। इसका विद्युत वाहक बल E3 मान लिया और बच्चा इसका En मान लिया। E4 नहीं, क्योंकि हमने n सेल मान के रखा। ठीक है, अब देखो बच्चा, इसके आंतरिक प्रतिरोध को हमने R1 मान लिया, इसके आंतरिक प्रतिरोध को R2 मान लिया, इसके प्रतिरोध को R3 मान लिया और इसके प्रतिरोध को Rn मान लिया। तो बोलो बच्चा, इतनी बातें क्लियर है? ये कौन सा संयोजन देखने में लग रहा है बच्चा? ये सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन है। ये सेलों की कौन सी संयोजन है बच्चा? तो श्रेणी क्रम संयोजन है। कैसे बोलोगे? तो सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल का धन ध्रुव अगले सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा हो। प्रत्येक सेल का धन ध्रुव अगले सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं।
डिफिनेशन काफी हद तक आसान है बच्चा। देखोगे, लिख देते डिफिनेशन। तेलों का ऐसा संयोजन, क्या बोलेंगे बच्चा? तेलों का ऐसा संयोजन, जिसमें तेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल का धन ध्रुव, जिसमें प्रत्येक सेल का धन ध्रुव, मतलब बच्चा प्लस वाला जो इंड है, प्रत्येक सेल का धन ध्रुव अगले सेल के रीढ़ ध्रुव, अगले सेल के रीढ़ ध्रुव से जुड़ा हो, अगले सेल के रीढ़ ध्रुव से जुड़ा हो। तो अगले सेल के रीढ़ ध्रुव से जुड़ा हो तो सेलों के ऐसे संयोजन को, श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों के ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बच्चा डिफिनेशन पर एक बार गौर करो। क्या आप सभी को यह डिफिनेशन में आ रहा बच्चा? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चा, ये डिफिनेशन समझ में आ रहा है? सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल का धन ध्रुव अगले सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा हो, तो सेलों के ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब बच्चा मान लो अगर आप ये कहोगे कि सर आपने जो लिखा कि प्रत्येक सेल का धन ध्रुव अगले सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा हो, तो क्या सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रत्येक सेल का ऋण ध्रुव अगले सेल के धन ध्रुव से जुड़ा हो? जैसे इसका ऋण इसके धन से जुड़ा हो, इसका ऋण इसके धन से। तो बच्चा आप ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब आप ये बोल सकते हो कि सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल की ऋण ध्रुव अगले सेल के धन ध्रुव। क्या बच्चा ऐसे भी बोल सकते हो कि जिसमें प्रत्येक सेल का धन ध्रुव अगले सेल के ऋण ध्रुव से? हमने ये बोला कि प्रत्येक सेल का धन ध्रुव अगले सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा हो, तो सेलों के ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बच्चा उम्मीद करें आपको डिफिनेशन समझ में आ गया? बताओ बच्चा, ये डिफिनेशन आप सभी को समझ में आ गया बच्चा? जल्दी से कमेंट करो हाँ या नहीं। कमेंट पढ़ना हम शुरू कर रहे हैं, कमेंट कर दो बच्चा, जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट एकदम। ये डिफिनेशन बच्चा क्या समझ में आ गया आप सभी को? क्या बच्चा ये डिफिनेशन आपको समझ में आ गया आप सभी को? हाँ, ये बोलो स्वदेश दुबे, धर्मेंद्र चौहान, ये बोलो समझ में डिफिनेशन आ गया? संयोजन से प्रवाहित धारा, देखो बच्चा, संयोजन से प्रवाहित धारा, तो आप बताओ इससे धारा कितनी जा रही? आई। अब बच्चा इसके अगर पहले वाले लेक्चर को देखोगे, इसके पहले वाले लेक्चर को अगर आप पढ़ के आओगे, वहां सेल से विद्युत धारा का फॉर्मूला लिखवाए थे। क्या वहां पे लिखे होंगे सेल से प्रवाहित विद्युत धारा का फॉर्मूला था कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। किसी सेल से या किसी बैटरी से धारा का सूत्र, बच्चा किसी सेल और बैटरी से विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है बच्चा? कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध बच्चा होता है। अब बोलो फॉर्मूला हो गया आई बराबर हो गया बच्चा कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। अब यहां पे बच्चा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां फॉर्मूला आ गया कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध।
ये बच्चा फॉर्मूला कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। अब देखो बच्चा, कुल विद्युत वाहक बल को तो हम लोग ई इक्विवेलेंट लिख, और कुल प्रतिरोध देखो ये पूरा एक ही लाइन में बच्चा, एक ही लाइन में ये घूम रहे हैं, हम लोग एक ही लाइन में घूम रहे हैं। ये सभी प्रतिरोध इसके साथ श्रेणी क्रम में, लेकिन बच्चा आंतरिक प्रतिरोध एक से ज्यादा है, तो पहले तो हम लिख देंगे कैपिटल आर एक श्रेणी क्रम में है, ये सभी श्रेणी क्रम में। सबके बदला में बच्चा हमने लिख दिया यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण एक, इसको बच्चा हम मान लेते हैं समीकरण एक। तो बच्चा विद्युत धारा का फॉर्मूला हो गया कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। ये पिछले लेक्चर में ये बच्चा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि सेल से विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ देखो यहां पे I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध बराबर हो गया बच्चा कुल विद्युत वाहक बल को ई इक्विवेलेंट, अब बटा में हो गया आर, बड़की आर प्लस छोटकी आर इक्विवेलेंट। बच्चा ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बच्चा क्या है, तो बड़की आर तो एक ही है, लेकिन ये आंतरिक प्रतिरोध बच्चा एक से ज्यादा है, लेकिन एक ऑर्डर है सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। ठीक है बच्चा, तो अब देखोगे यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा, अब बच्चा हो जाएगा ई इक्विवेलेंट बराबर, तो बताओ ये सभी विद्युत वाहक बल एक ही लाइन में है, सभी को जोड़ देंगे, बच्चा हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, डॉट डॉट हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा बच्चा En, क्या हो जाएगा डॉट 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 En, क्या हो जाएगा बच्चा डॉट 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 E, हो गया डॉट 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 E। बोलो ई इक्विवेलेंट हो गया बच्चा। आर इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा बच्चा सभी श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। बोलो बच्चा ये समझ में आ रहा है कि ई इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En। जैसे मान लो यहाँ 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो बच्चा सभी को जोड़ेंगे तो कुल विद्युत वाहक बल निकल जाएगा। कुल विद्युत वाहक बल कब निकलेगा, जब सभी को जोड़ देंगे। तो ई इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, क्योंकि श्रेणी क्रम में बच्चा, श्रेणी क्रम में जो विद्युत वाहक बल होता है या वोल्टेज होता है, जो विभवांतर होता है, उसको जोड़ते। अब प्रतिरोध भी, ये जो बच्चा आंतरिक प्रतिरोध है ये भी श्रेणी क्रम में है, तो इनको भी हमने जोड़ दिया। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई बच्चा। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई। अगर किसी बच्चा का वीडियो नहीं चल रहा है तो वो बच्चा आपके यहाँ नेट प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ऐसे टेक्निकल चीजों में थोड़ा बहुत इशू आते रहते हैं। अब यहाँ पे बच्चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, तो आई बराबर हो जाएगा, पहले तो ई इक्विवेलेंट है, यहाँ पे बच्चा ई इक्विवेलेंट है, ई इक्विवेलेंट के जगह हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En। अब यहां पे बच्चा हो गया बड़की आर, अब इसके बदले में हो गया बच्चा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, तो वाला फॉर्मूला। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई भाई, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, हाँ या नहीं। बोलो बच्चा ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। हाँ आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बच्चा आज ऐसा है, बिहार में चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, तो हो सकता है आप के रिजल्ट को देख रहे होंगे तो आपका नेट खत्म हो गया होगा। मेरे यहाँ नेट अच्छा है बच्चा, आपका नेट, चलो बच्चा यहां तक क्लियर है आप सभी को। अब मान लो अगर सभी सेल समान होते, अगर बच्चा सभी सेल एक जैसा होता, अच्छा चलो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए, यहाँ पे ठीक है बच्चा, हम लोग भी देखते रहते हैं,
क्या और किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है क्या क्वालिटी को लेके? कमेंट करके बताइएगा। अब अगर मान लो सभी सेल एक जैसे होते, अगर सभी सेल एक जैसे होते बच्चा, तो जितना विद्युत वाहक बल इसका होगा उतना ही इसका भी हो जाएगा, उतना ही इसका भी हो जाएगा, उतना ही इसका भी हो जाएगा। ठीक है, सबका एक हो जाएगा। अब मान लो इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका ई हो जाएगा, सबका आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर हो जाएगा। तो अगर सभी सेल एक जैसे हो, ठीक है बच्चा, यदि यदि सभी सेल यदि सभी सेल समान हो, यदि सभी सेल समान हो, अगर मान लो बच्चा सभी सेल समान हो, सभी सेल समान हो, सभी सेल समान हो तो क्या हो जाएगा? तो आई बराबर बच्चा हो जाएगा, यहां पे हमने क्या लिखा था, E1, E1 के जगह ई हो जाएगा, प्लस ई प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने पद तक? तो n पद तक चल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है बच्चा? देखो यहाँ पे कितने सेल है बच्चा, हमने n सेल मान रखा है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En, हमने कहीं ना कहीं n सेल मान रखा है। और अगर सभी सेल समान हो जाए तो सबका विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा, सबका विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा बच्चा? बराबर हो जाएगा। ये इतना हो गया, बटा में हो गया कैपिटल आर। अब प्लस बच्चा ध्यान देना, आर प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने पद तक जाएगा बच्चा? n पद तक, ऐसे हो जाएगा। अब i बराबर हो गया बच्चा e प्लस ई, 2e, 3 को जोड़ोगे तो 3, बच्चा जब n है तो हो गया n e, अब बटा में बढ़ की r प्लस n r। यही आपका फॉर्मूला है श्रेणी क्रम, जहां i जहां i जहां i श्रेणी क्रम संयोजन, जहां i श्रेणी क्रम संयोजन में, जहां i श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ से प्रवाहित, परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा है। अब आप कहोगे कि सर अगर एक सेल होता, मान लो बच्चा, अब अगर आप कहते हैं कि सर एक सेल होता, तो मान लो बच्चा अगर n का मान 1 रख लेते तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाता है? कैपिटल E बटा में बड़की आर प्लस छोटकी आर। यही तो फॉर्मूला पिछले क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है, यही तक ना पढ़ाए थे, बोलो, यही तक पढ़ा के आए थे। चलो बच्चा, आई बराबर श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ से प्रवाहित धारा। एक एक कमेंट हम आपसे चाहेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में अगर कहीं दिक्कत है तो बोलिए, हम एक बार फिर से बताएंगे। अगर बच्चा आपको श्रेणी क्रम संयोजन में कहीं भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी को कुछ भी समझने में दिक्कत हो, तो आप अपने पॉइंट को नोट करिए, हम उसको बताने के लिए रेडी है। लेकिन जल्दी करिएगा क्योंकि अगले टॉपिक पे भी हम लोग को चलना। जल्दी बच्चा, आपके कमेंट पे हम बने हैं, बोलो कहां पे प्रॉब्लम है, जल्दी से बोलो। मौसम का जवाब आ गया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोग बोलिए, जल्दी जल्दी बोलो भाई, इतना टाइम लोगे तो फिर हम आपके कमेंट को बिना ध्यान दिए चल लेंगे। नहीं है सर। चलो बच्चा, अब आपका कौन सा संयोजन पढ़ेंगे? तो अब बच्चा हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। हेडिंग दीजिए सभी लोग, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन। अब बच्चा हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, या इसी को हम लोग पार्श्व क्रम कहते हैं, पार्श्व क्रम। तो बच्चा हम लोग पार्श्व क्रम कहते हैं। अगर आपको इसका इंग्लिश का मन होगा बच्चा, तो इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा फोटो बना देते हैं, देख लीजिए। इसमें बच्चा यहां भी एन सेल के लिए हम लोग पढ़ेंगे,
लेकिन इसमें सभी सेलों को समान मान के हम लोग पढ़ते हैं। इसमें मेरे भाई, मेरे बच्चों, सेलों को समान मान के हम पढ़ते हैं। इसमें हम लोग अलग अलग नहीं। अब बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इसको बच्चा और थोड़ा सा आगे बढ़ा कैसे बता देते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है बच्चों? ये कौन सी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग सभी सेलों को समान रख के पढ़ते हैं। जैसे वहां पे हमने अलग अलग रखा था, फिर बाद में इक्वल कर दिया। बच्चा यहाँ पे शुरू से इक्वल हम लोग लेके चलते हैं, शुरू से हम लोग इक्वल लेके चलते हैं। और यहाँ ये बाह्य परिपथ जोड़ दिए। यहाँ बच्चा हम बाह्य परिपथ, इस बाह्य परिपथ के प्रतिरोध को हमने आर मान लिया। अब कहोगे सर काहे सबको सेम मान लेते हैं, क्यों सर सबको बराबर क्यों मान लेते हैं हम लोग? बच्चा देखो, मान लो ये ए है, भाई ए है, ये बच्चा मान लो अगर बी, तो सभी सेलों का ये जो ऋण ध्रुव है ए पे जुड़ा है और सभी का धन ध्रुव बी पे जुड़ा है। इसका मतलब है कि सभी का विद्युत वाहक बल सेम होने वाला है। अच्छा मान लो इसकी आंतरिक प्रतिरोध है, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध है, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध। सबके आंतरिक प्रतिरोध को बच्चा हम मान लेते हैं आर, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर। इसका विद्युत वाहक बल ई मान लेते हैं, इसका भी ई मान लेते हैं। यहाँ जो बनेगा बच्चा वो विद्युत वाहक बल को हमने ई मान लिया। और समांतर क्रम संयोजन में विद्युत वाहक बल बच्चा नियत होता है। समांतर क्रम संयोजन में विद्युत वाहक बल बच्चा क्या होता है? नियत होता है। समांतर क्रम संयोजन में विद्युत वाहक बल बच्चा क्या होता है? नियत होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना इस सेल का, देखो तीनों सेल का ऋण ध्रुव कहां जुड़ा है? ए पे। तीनों सेल का धन ध्रुव कहां जुड़ा है? बी पे। तीनों सेल का धन ध्रुव कहां जुड़ा है? बी पे। तीनों सेल का ऋण ध्रुव कहां जुड़ा है? ए पे। कितना विद्युत वाहक बल इसका होगा उतना ही इसका भी होगा, इतना ही इसका भी होगा। और ये तीनों को हटा के अगर ए और बी के बीच में ए को सेल रखेंगे तो इसका भी वही होगा। तो बच्चा एक बात याद रखना कि समांतर क्रम संयोजन में विद्युत वाहक बल, विभवांतर, ये सब नियत होता है। समांतर क्रम संयोजन में विद्युत वाहक बल, विभवांतर, ये सब बच्चा नियत होता है। अब मान लो बच्चा सबसे कुछ ना कुछ करंट निकला होगा और मान लेते यहां पे धारा आई आया, सभी सेलों से कुछ करंट आया होगा या आई, और बच्चा यही आई ऐसे आई आपको बच्चा। अब है कि समांतर क्रम संयोजन कहते हैं किसको? तो इसका डिफिनेशन लिख रहे बच्चा, यहां पे ध्यान दीजिए। सेलों का सेलों का सेलों का ऐसा संयोजन, सेलों का ऐसा संयोजन, सेलों का ऐसा संयोजन संयोजन जिसमें सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेल का सभी सेल का सभी सेल का ऋण ध्रुव में सभी सेल का ऋण ध्रुव सभी सेल का ऋण ध्रुव सभी सेल का ऋण ध्रुव और सभी सेल का ऋण ध्रुव सभी सेल का ऋण ध्रुव एक उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा। देखो सभी सेल का ऋण ध्रुव कहां से जुड़ा है? यहां से जुड़ा है। सभी देखो इस सेल का भी ऋण ध्रुव ए से, इसका भी ऋण ध्रुव ए से, इसका भी ऋण ध्रुव ए से। तो सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेल का ऋण ध्रुव एक उभयनिष्ठ बिंदु से एक उभयनिष्ठ बिंदु से एक उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हो, एक उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हो तथा तथा सभी सेलों का तथा सभी सेलों का तथा सभी सेलों का धन ध्रुव सभी सेलों का धन ध्रुव
दूसरे दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हो, 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 तो सेलों के तो सेलों के ऐसे संयोजन को तो सेलों के ऐसे संयोजन को सेलों के ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन सेलों के ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। सेलों के ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब तुम लोग बताओ बच्चा, ये समझ में आ रहा है? यहां पे बच्चा आप लोग फोन का लेन देन मत करो। यहां पे अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बात करो। यहां तक बोलो बच्चा, समझ में आ रहा है? सेलों का ऐसा संयोजन सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेल का ऋण ध्रुव, देख लो भैया, सभी का ऋण ध्रुव ए से जुड़ा है तथा सभी सेलों का धन ध्रुव दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु, देखो बच्चा, सभी का बी से जुड़ा है, तो ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बोलो बच्चा, इतनी बातें आप सभी को समझ में आ रही है क्या? बच्चा, इतनी बातें आप सभी को समझ में आ रही है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये डिफिनेशन समझ में आ रहा है? डिफिनेशन समझ में आ रहा बच्चा? बताओ, आपस में तो का लेन देन, आपस में बातचीत कहां से ठीक है, बोलो भाई, इतना समझ में आ गया आपका? सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सेल का ऋण ध्रुव एक उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हो तथा सभी सेलों का धन ध्रुव दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हो, सेलों के ऐसे संयोजन को समांतर कहते हैं। इतना क्लियर? अब संयोजन से क्या चाहिए हम लोग को? अब चाहिए संयोजन से विद्युत धारा। अब संयोजन से क्या चाहिए बच्चा? विद्युत धारा। संयोजन से विद्युत धारा। अब बच्चों हम लोग को क्या चाहिए? संयोजन से विद्युत धारा। संयोजन से विद्युत धारा। अब बच्चों हम लोग को चाहिए संयोजन से विद्युत धारा। फॉर्मूला तो सबको पता है, आई बराबर फॉर्मूला होता है कुल, आई बराबर फॉर्मूला है बच्चा, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। ये बच्चा हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध, और इसकी फॉर्मूला हो जाएगी ई इक्विवेलेंट अब बटा में बड़की आर प्लस छोटकी आर इक्विवेलेंट। आपको अगर सर छोटकी आर क्यों? तो बच्चा आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है, यानी जिसको हम लोग स्मॉल आर लिखते हैं, वह एक से ज्यादा है। ये बच्चा एक से ज्यादा है, और इसका जो रिजल्ट है उसके साथ ये श्रेणी क्रम में है। इन तीनों का बच्चा जो रिजल्ट आएगा ए और बी के बीच में, उससे ये श्रेणी क्रम में है, इसलिए सीधे जोड़ दिए। अब दो मान निकालना पड़ेगा, एक बार ई इक्विवेलेंट, एक बार आर इक्विवेलेंट। तो बच्चा हम लोगों की कहानी हो जाएगी। बोलो, यहां तक बातें आप सभी को समझ में आ रहा बच्चों? क्या यहां तक बातें आपको बच्चा समझ में आ रही है? यहां तक बातें क्लियर है? बोलो बच्चा, ये समीकरण एक हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। ई इक्विवेलेंट बटा में आर इक्विवेलेंट, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट। देखो बच्चा, यहां अब बच्चा ई इक्विवेलेंट जो है ये रह जाएगा, ये तो नियत होता है। समांतर क्रम संयोजन में विद्युत वाहक बल या विभवांतर बच्चा नियत होता है, तथा इसके बदले में हो जाएगा बच्चा, ये तीनों समांतर क्रम में है, 1/r बराबर 1/r इक्विवेलेंट बराबर बच्चा हो जाएगा 1/r
क्यों सर? क्योंकि ये समांतर क्रम में है। 1 प्लस आर प्लस 1 प्लस 1/r प्लस डॉट डॉट डॉट, बच्चा ये चला जाएगा n पद तक। कितने पद तक बच्चा? n पद तक। 1/r इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और ये प्रक्रिया n पद तक, n पदों के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये बच्चा आ गया जहां तक हमको लगता है 1 में r इक्विवेलेंट बराबर n/r। ये बच्चा क्या हो जाएगा? n/r। अब इसी को अगर हम लिख दे r इक्विवेलेंट, तो बच्चा r इक्विवेलेंट का हो गया r/n। क्या हो गया बच्चा? r/n। ठीक है बच्चा, ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। ये जो सेलों की आंतरिक प्रतिरोध है बच्चा, ये आपस में समांतर क्रम में, इसलिए हमने लिखा 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। कहां तक बच्चा? n पद तक। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर हो गया n/r, या r इक्विवेलेंट बराबर हो गया बच्चा r/n। ई इक्विवेलेंट को यहां पे जोड़ना नहीं है, क्योंकि बच्चा ये समांतर क्रम है। ये बच्चा समांतर क्रम है, और समांतर क्रम में वोल्टेज या विद्युत वाहक बल नियत होती है। ठीक है, तो इसलिए इतना। अभी दोनों बच्चा आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट का वैल्यू समीकरण 1 में रख देना, इसमें रखना है बच्चा। ठीक है, देखो लिख देते हैं। अब समीकरण 1 से, अब समीकरण, अब बच्चा समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में बच्चा देख लो फॉर्मूला था I बराबर ई इक्विवेलेंट बटा में बड़की आर प्लस छोटकी आर इक्विवेलेंट। यही तो बच्चा फॉर्मूला था। ई इक्विवेलेंट के जगह पे हमने ई माना है कैपिटल आर, और बच्चा इसके बदले में हो जाएगा r/n। आप कहोगे कैसे सर? तो बच्चा देखो स्मॉल r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या ही है मेरे बच्चों, यहां पे देख लो। स्मॉल r इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट बराबर था n/r। बच्चा यहां ध्यान दो, 1/r इक्विवेलेंट 1/स्मॉल r इक्विवेलेंट बराबर n/r, तो r इक्विवेलेंट बराबर हो गया r/n। इतनी बातें समझ में आ गई? डिस्ट्रिक्ट से क्या मतलब रहता है? तो लोग, कोई पूछ रहा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कोई पूछ रहा नंबर क्या है, करना है तो एक ग्रुप बना दे जिसमें तुम लोग अपना अपना नंबर लेते देते रहना। देखो हम पूछ रहे हैं मौसम, हम पूछ रहे हैं कि ये समझ में आया कि नहीं, तुम जवाब नहीं दे रहे हो। लेकिन कोई पूछ रहा कौन डिस्ट्रिक्ट, तुरंत लिख दे रहे हो सुपौल। तो इसका टाइम है कि सुपौल लिख दे, लेकिन इसका टाइम नहीं कि ये बोले समझ में आया कि नहीं आया। पढ़ लो, पढ़ लो, अच्छा रहेगा। देखो एक हंसने वाली इमोजी आ गई कटिहार से, बनर्जी का भी एड्रेस ले लिया जाए। तुम भी बता दो बनर्जी, श्रेया बनर्जी तुम कहां से हो? आप भी बता दो भाई कहां से हो। सभी लोग अपना अपना जिला बता दो, सब लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट बता दो बच्चा कौन कहां से, तब ये हम लोग कर लेते हैं। चलो हम भी बता देते हैं, हम रोहतास ले, तू लोग भी बता दो कहां से हो। अभी ये करते हैं बच्चा, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या है? r/n, या आर इक्विवेलेंट का मान कितना है? r/n। बच्चा इसी वैल्यू को इसमें हम पुट कर रहे हैं। अब बच्चा जब इसको पुट कर रहे हैं तो r/n, अब इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो i बराबर हो जाएगा e, और बच्चा यहाँ एलसीएम हो गया n, और ये हो गया nr प्लस छोटी। देखो बच्चा ये मेन बटा है, क्या है? ये वाला बच्चा मेन बटा है, मेन बटा। जे ना समझिए ओकरा लग जाए घाटा। मेन बटा का दूसरा टर्म बच्चों ऊपर ले जाते हैं हम लोग। मेन बटा का दूसरा टर्म कहां जाएगा? ऊपर। अब हम लोगों का रिजल्ट आ गया, I बराबर NE अब बटा में NR प्लस, बच्चा ये फॉर्मूला ठीक है। चलो श्रेया बनर्जी धरती से है, देखो सहिता ने बोला लखीसराय से है, गोलू जो है सिवान से है, टार्जन शिवहर से है। क्या बात है बच्चा, बहुत अच्छा। देखो जहां, हाँ शिवहर के लिए याद रखना हमारे बिहार की सबसे छोटी जिला है,
शायद वहां एक ही विधानसभा पड़ता है ना जी। शिवर से बताएगा 4 जन। आपके यहाँ सिर्फ एक विधानसभा है ना। जहां आई क्या बच्चा, समांतर क्रम, जहां आई समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में परिपथ से प्रवाहित, परिपथ से प्रवाहित धारा है, परिपथ से प्रवाहित धारा है। बोलो बच्चा। अच्छा, शिवर में 2 है, 2 विधानसभा है। देखो मोहित जो है वो नालंदा से है। चलिए, नालंदा से, यानी नीतीश जी के गृह क्षेत्र से पढ़ रहे हैं आप, बहुत अच्छा। चलो, अब बोलो बच्चा, इतनी बातों में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो बच्चों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हम लोग अभी फिलहाल, चूंकि अभी बच्चे कम जुड़े हैं, फिर भी हम लोग आधा बिहार जुड़े हुए, ठीक है। और अच्छा लगता अगर अभी हम लोग पूरा बिहार जुड़े होते। ठीक है बच्चा। अब बोलो, यहां तक चीजें क्लियर हो गई बच्चा। ये 5 अंक का आपका प्रश्न है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ये, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है बच्चा। 5 नंबर आता है कि सेलों के संयोजन से क्या समझते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन की व्याख्या करें। तो बच्चा, आज की ये क्लास जो है वो कंप्लीट हो गई, आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चा। अब यहां से देखो कौन कौन टॉपिक बच गए करंट में बच्चा। अब बच गया किरचॉफ का नियम। वाह, फिर ये तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बैंक में दिखता है, बिल्कुल दिखता है बच्चा। किरचॉफ के नियम बच गई। अब बच गया बच्चा व्हीटस्टोन सेतु, अब बच गया मीटर सेतु। अरे सर, ये तो सब इंपॉर्टेंट है। और बच्चा एक क्लास लेंगे विभव मापी का। अरे सर, ये तो चारों इंपॉर्टेंट है बच्चा। 4 दिन का क्लास कहीं मिस मत करिएगा, क्योंकि लाइव समझने का मजा कुछ और होता है, ठीक है। क्योंकि लाइव में आप पढ़ सकते हो 45 मिनट 50 मिनट, शायद रिकॉर्डेड पढ़ने का मन आपको नहीं। अब बाकी तो बातें आपको पता होगा कि आप रिकॉर्डेड पढ़ पाते हो नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि लाइव में टाइम का पता नहीं है बच्चा। तो दीजिए अब इजाजत, अब मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।